गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि तुम सब अपने अपने घरों पे स्वस्थ हो, खुश हो, अपना ध्यान भी रख रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हो और जो आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर करने के लिए एकदम तुम सब पूरी तरह से तैयार हो। सबसे पहले तुम सबको आज स्वाधीनता दिवस के लिए आज तुम सबका बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, बहुत बहुत शुभकामनाएं तुम लोगों को। ए वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे तुम सबको। और इसी खुश के साथ कि हम सब भारतीय एक साथ मिलकर रहेंगे, इसी जोश के साथ आज का हम ये लेक्चर भी करेंगे, क्योंकि पढ़ाई भी ज़रूरत है, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तब हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो चलो भारत माता की जय बोल के आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो आज का जो लेक्चर हम शुरू करेंगे उस लेक्चर का हमने तो चैप्टर शुरू किया था थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। उसी चैप्टर का हमने लगभग ख़त्म भी कर लिया। कल हमने एक न्यूमेरिकल्स का सेशन भी किया था। लास्ट हमने किया था वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। वहाँ पे हमने टेम्परेचर वर्सेस वेवलेंथ का एक ग्राफिकल एनालिसिस भी किया था। आज उससे हम और फर्दर एनालिसिस करेंगे। चलो, अभी हम फाइनाइट टेम्परेचर के लिए प्रीबॉस थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज और किरचॉफ्स लॉ वगैरह तो कर चुके हैं। इनफाइनाइट टेम्परेचर्स के लिए अब हम वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी हम कर चुके हैं। अब बाकी हम और फर्दर एनालिसिस करेंगे। चलो शुरू करते हैं। तो आज का लॉ हम शुरू करेंगे स्टीफेंस लॉ। स्टीफेंस लॉ एक्चुअली ये स्टीफेंस लॉ जो है ये दो साइंटिस्टों ने दिया था। किसी किसी किताब में स्टीफेंस लॉ लिखा रहेगा, किसी किसी किताब में एक और साइंटिस्ट का नाम लिखा रहेगा, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो दो साइंटिस्ट थे, दोनों ही साइंटिस्ट ने मिला के ये लॉ बनाया था। स्टीफेंस लॉ अगर आए तो ये जो लॉ है वो लिखने से भी चलेगा, अगर आए स्टेट स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ तो ये भी लिखने से भी चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्टीफेंस लॉ हमको क्या कहता है कि रेडिएंट एमिटेंस, ये जो हमने किया है रेडिएंट एमिटेंस, इसका स्टेटमेंट है रेडिएंट एमिटेंस of energy radiated per unit area of energy radiated per unit area per unit time is directly proportional to the fourth power of the absolute temperature. Fourth power of the absolute temperature. ठीक है, ये है स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का स्टेटमेंट, फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, एक मिनट स्क्रीन को पॉज करके ये लॉ उतार लो। क्या बोला गया है? रेडिएंट एमिटेंस ऑफ एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, यानी रेडिएंट एमिटेंस अगर हम कैपिटल ई लिखे, रेडिएंट एमिटेंस कैपिटल ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी टू द पावर 4, टी यानी हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, अगर इसको हम मैथमेटिकली अगर इसको हम प्रोपोर्शनल से इक्वल्स टू पे अगर हम लिखे तो ई इज इक्वल टू सम सिग्मा इनटू टी टू द पावर 4, वेयर सिग्मा इज कॉल्ड स्टीफेंस कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इसका और स्पेशल नाम है स्टीफन कांस्टेंट। ठीक है, सिग्मा इज कॉल्ड स्टीफेंस कांस्टेंट। इसका जो प्रूफ है, ये प्रूफ हमको नहीं चाहिए, प्रूफ बियॉन्ड आवर स्कोप है, इसका प्रूफ हमको नहीं चाहिए। ठीक है, सिर्फ हमारा ये स्टेटमेंट चाहिए और ये मैथमेटिकल थोड़ा सा एनालिसिस चाहिए। तो ई इज इक्वल टू सिग्मा टी टू द पावर 4, सिग्मा इज कॉल्ड स्टीफेंस
कांस्टेंट। तो स्टीफन लॉ क्या बोलता है, जो रेडिएंट एमिटेंस है, रेडिएंट एमिटेंस क्या था हमारा, रेडिएंट एमिटेंस क्या था, E इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई लैम्डा डी लैम्डा, यही था हमारा रेडिएंट एमिटेंस। ठीक है, रेडिएंट एमिटेंस हमारा यही था, ये तो हमने डेफिनेशन ऑलरेडी देख चुके हैं। तो रेडिएंट एमिटेंस ऑफ ए बॉडी ऑफ एन एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, रेडिएंट एमिटेंस जो है वो पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, और यार E इज इक्वल्स टू, अगर प्रोपोर्शनल से इक्वल्स टू पे लाए तो अगर हम एक कांस्टेंट पुट करते हैं सिग्मा, दिस सिग्मा इज कॉल्ड स्टीफन कांस्टेंट। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करके ये उतार लो। इस स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर किसी किताब में ऐसे भी लिखा रहेगा, किसी किताब में ऐसा भी लिखा रहेगा, इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई लैम्डा डी लैम्डा इज इक्वल्स टू सिग्मा टी टू द पावर 4। ठीक है, ये भी रेडिएंट एमिटेंस है, ये भी सही है। ठीक है, दोनों ही करेक्ट है, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, सिर्फ मेंशन करके देना होगा E क्या है, E इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई लैम्डा डी लैम्डा इज कॉल्ड रेडिएंट एमिटेंस। ठीक है, इट्स कॉल्ड रेडिएंट एमिटेंस। और सिग्मा क्या है हमारा, सिग्मा है हमारा स्टीफन कांस्टेंट। ठीक है, ये प्रूफ हमको नहीं चाहिए, प्रूफ बियॉन्ड आवर स्कोप है, प्रूफ हमको नहीं चाहिए, सिर्फ स्टेटमेंट चाहिए और थोड़ा बहुत मैथमेटिकल एनालिसिस। ठीक है, दूसरा हम पढ़ेंगे प्लैंक्स फॉर्मूला। दूसरा हम पढ़ेंगे प्लैंक्स फॉर्मूला। ठीक है, अब प्लैंक्स फॉर्मूला जानने से पहले हमको एक बात जानना पड़ेगा, एक चीज के ऊपर हमको ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा जिसका नाम है फोटोन। ठीक है, अभी फोटोन क्या है उसके बाद में प्लैंक्स फॉर्मूला पे आ रहा हूं। एक्चुअली जब तुम सेकेंड ईयर पे ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एक चैप्टर करके है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर जब चैप्टर तुम लोग करोगे तब जाके तुमको फोटोन के बारे में ज्यादातर जानकारी मालूम पड़ेगा। ठीक है, लेकिन फोटोन के बारे में तुम केमिस्ट्री में शायद पढ़ चुके होंगे, जो क्वांटम मैकेनिक्स में आता है। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स में आता है। तो फोटोन है, फोटोन का एक दूसरा भी नाम है क्वांटा। ठीक है, और यही से ही क्वांटम मैकेनिक्स चालू हुआ, क्वांटम मैकेनिक्स या क्वांटम फिजिक्स चालू हुआ हमारा। ठीक है, और इसी क्वांटम फिजिक्स का जो जनक है, जो फादर है, मैक्स प्लैंक, इन्हीं के नाम से ही प्लैंक्स फॉर्मूला आता है। ठीक है, अब फोटोन क्या है, फोटोन इज द बंडल ऑफ एनर्जी, पैकेट ऑफ एनर्जी। हम एज्यूम करते हैं एक एनर्जी आ रहा है, पैकेट ऑफ एनर्जी। ठीक है, बाहर से लाइट सोर्स हो या किसी भी एनर्जी सोर्स हो, पैकेट ऑफ एनर्जी, एनर्जी ऑफ लाइट ऑब्लिक रेडिएशन, पैकेट ऑफ एनर्जी ऑफ लाइट ऑब्लिक रेडिएशन। और इस एनर्जी का वैल्यू क्या है, E इज इक्वल्स टू h न्यू, और न्यू इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, न्यू इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन एंड h इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, h इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो फोटोन और कुछ भी नहीं, फोटोन एक बंडल ऑफ एनर्जी है, पैकेट ऑफ एनर्जी है, जिसका वैल्यू है हमारा h न्यू। ठीक है, ये मैं जानने के लिए बोल रहा हूं, हमको चाहिए, क्योंकि थोड़ा बहुत अगर मैंने मैक्स प्लैंक के बारे में डिस्कशन नहीं किया तो प्लैंक्स फॉर्मूला हम कैसे जानेंगे। ठीक है, ये एक तरह का समझ लो एक हिस्ट्री बैकग्राउंड है। ठीक है, ये जानने से पहले हमको फोटोन के बारे में जानना पड़ेगा। फोटोन कहाँ से आया, कौन फोटोन का जनरेट किया, कौन फोटोन टर्म यूज किया, कौन फर्स्ट जनरेट किया, मैक्स प्लैंक। उन्हीं के नाम से मैक्स फॉर्मूला जनरेट हुआ। और ये जो फॉर्मूला है यही से हमारा, इसी को बोलते हैं, इस h न्यू को बोलते हैं फोटोन और पैकेट ऑफ एनर्जी और क्वांटा। ठीक है, और यही से ही फिजिक्स का एक नया साइट खुल गया,
जहाँ से ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी मॉडर्न फिजिक्स का जनरेट होता गया। ठीक है, तो मैक्स प्लैंक का ही ये आइडिया था। मैक्स प्लैंक के जरिए ही क्वांटम फिजिक्स का जनरेट हुआ। क्वांटम फिजिक्स का जो बर्थ जो है, जो जनक जो है वो कौन है? मैक्स प्लैंक है। और उन्होंने कहा था जो एनर्जी जो है वो एक पैकेट ऑफ एनर्जी है जिसका नाम है फोटन। और इसी एनर्जी जो पैकेट है, कितना एक पैकेट में कितना रहता है? एक पैकेट में h न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी रहता है। ठीक है, और इसी पैकेट को बोलते हैं हम फोटन और क्वांटम। ठीक है, और पूरा जो फिजिक्स है उसको बोलते हैं हम क्वांटम फिजिक्स, जिसका फादर है मैक्स प्लैंक। ठीक है, तो अभी हम डिस्कशन करेंगे प्लैंक्स फॉर्मूला। ये उतार लो कॉपी पे। ठीक है, तो अभी हम करेंगे प्लैंक्स फॉर्मूला। ठीक है, तो प्लैंक्स फॉर्मूला बोलते हैं फॉर पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, for particular frequency f, energy density प्रूफ नहीं चाहिए, जस्ट मैथमेटिकल थोड़ा सा डेफिनेशन। एनर्जी डेंसिटी जिसको उन्होंने डिनोटेड किया था शाई से, शाई एफ से। ये हमारा ग्रीक लेटर है शाई एफ। तो इसके बारे में तो तुम लोग केमिस्ट्री में पढ़ ही चुके हैं, फर्स्ट ईयर में स्कोरिंजर्स इक्वेशन में ये तो आ ही चुका है। शाई को बोलते हैं एनर्जी डेंसिटी। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी शाई एफ इक्वल्स टू 8 पाई एच, शाई एफ इक्वल्स टू 8 पाई एच डिवाइडेड बाय सी क्यूब इंटू एफ क्यूब डिवाइडेड बाय e to the power hf by kt, hf by kt minus 1। ठीक है, यही है प्लैंक्स फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एनर्जी डेंसिटी। सिर्फ फॉर्मूला को रट्टा मानना है। ठीक है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला को हमको रट्टा मानना है। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। सी क्या है हमारा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस। एच हमारा तो प्लैंक्स कांस्टेंट है, तो हम जानते ही है। के हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। के हमारा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टी हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एच तो हम जानते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये जो ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल। ठीक है, ई का मतलब है एक्सपोनेंशियल, यानी जो ग्राफ हमारा आएगा, अगर ग्राफिकल एनालिसिस, जरूरी नहीं है ये हायर स्टडीज पे तुम लोग जाके प्रूफ करोगे। ग्राफिकल एनालिसिस अगर हम देखें तो ग्राफिकल एनालिसिस हमारा ऐसे ऐसे कर्व आता है, लेकिन ये खत्म नहीं होता है। ई का कर्व जो है वो ऊपर वाई एक्सिस की तरफ इन्फिनिटी तक चलता है, ऐसे ऐसे ग्राफ आता है। मैं साइड पे तुम लोग यहाँ पे दिखाता हूँ। ई का ग्राफ जो आता है वो वाई एक्सिस की तरफ ऐसे रहता है और ऐसे आता है, और एक्स एक्सिस की तरफ ऐसे चलता है, पैरेलल चलता है। यानी इस तरफ से इन्फिनिटी चलेगा, इस तरफ से इन्फिनिटी चलेगा, ये खत्म नहीं होगा। ठीक है, उतार लो ये कॉपी पे। और इन टर्म्स ऑफ अगर हम वेवलेंथ लिखे, ये तो हो गया फ्रीक्वेंसी, और इन टर्म्स ऑफ अगर हम वेवलेंथ लिखे, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ,
तो फ्रीक्वेंसी है वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और सी का हम रिलेशन जानते हैं, सी इज इक्वल टू एफ लेमडा। ठीक है, ये तो हम रिलेशन जानते हैं, सी इज इक्वल टू एफ लेमडा। इसी फॉर्मूले को हम प्रीवियस फॉर्मूला पे, पहले जो फॉर्मूला था उसी पे हम बैठाएंगे। तो पहले था साई एफ एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, अभी हो गया एनर्जी डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। साई लेमडा इज इक्वल टू एच पाई 8 डिवाइडेड बाय लैम्डा टू द पावर 5 into 1 divided by e to the power hc by lambda kt, e to the power hc by lambda kt minus 1। ठीक है, ये नीचे माइनस नहीं, इसके साथ फ्रैक्शन के साथ माइनस है। 8 पाई hc डिवाइडेड बाय लैम्डा टू द पावर 5 इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ। ठीक है, ये उतार लो कॉपी पे, ये रट्टा मार लेना है एकदम पूरा, एकदम इसका कोई प्रूफ वूफ नहीं चाहिए, सिर्फ इसको हम रट्टा मार लेंगे। ठीक है, चलो लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 11। बहुत बड़ा चैप्टर हम खत्म करने वाले हैं अभी। लास्ट टॉपिक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। ठीक है, मजेदार बात तो यही है कि इतने दिनों से हम क्या पढ़ रहे हैं, हीट दे रहे हैं, सब्सटेंस गर्म हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है, एक बॉडी से लेके दूसरे बॉडी तक हीट का ट्रांसफर हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है, गल रहा है, बॉइलिंग हो रहा है, हीट हो रहा है। ठीक है, फिर से हम दे रहे हैं, फिर से बॉइलिंग हो रहा है। ठीक है, हीट का ट्रांसफर और स्टेट का ट्रांसफर हो, यानी हीट को लेकर हीट जनरेट हो रहा है, रेडिएट हो रहा है, रेडिएशन के जरिए हम आ रहा है, कन्वेक्शन के जरिए हीट ऊपर जा रहा है, उसके बाद कंडक्शन के जरिए हीट लोहा दे दिया तो लोहा का एक प्रांत गर्म हो गया। मतलब ये पूरे कुछ दिन तक हम सिर्फ गर्मी का सिर्फ आलोचना किए। आखिर में ये इन भाई साहब ने क्या किया, कि चलो मामला इतना गर्म हो गया है तो मैं कुछ ठंडा वाला लॉ दे देता हूँ। तो इसी के बाद उन्होंने ये लॉ का इजाद किया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बंदे का भी दिमाग गर्म हो गया होगा, इसीलिए इस दिमाग को ठंडा करने के लिए, काम धंधा तो कोई है नहीं, सिर्फ ये लॉ बना दिया, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। वैसे न्यूटन का तो हम फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, ये तो मैकेनिक्स में पढ़ोगे ही। न्यूटन का तो लॉ भी है, लेकिन आखिर में इन भाई साहब ने क्या किया, उसका दिमाग शायद गर्म हो गया होगा। इतने दिनों से हम तो जो हीट कर रहे हैं, ये लॉ आखिर में हम पढ़ेंगे ताकि मामला थोड़ा ठंडा करके हम चैप्टर की और दूसरे की तरफ हम प्रोसीड कर सके। ठीक है, तो इसका हेडिंग डालो, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो इसका हम स्टेटमेंट देखेंगे। चलो, स्टेटमेंट नहीं बोलते न्यूटन भाई साहब, स्टेटमेंट क्या बोलते हैं, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट of a body, rate of loss of heat of a body is directly proportional to the temperature difference, directly proportional to the टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, एक मिनट स्क्रीन को पॉज करके ये लॉ उतार लो, फिर मैं बाद में समझा के देता हूं ये क्या है। उतार लिया? चलो,
क्या बोल रहे हैं न्यूटन भाई साहब, क्या बोल रहे हैं? मैं अंडरलाइन कर करके दिखाता हूं तुम लोगों को, दूसरा खाली तो है नहीं। चलो, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, हीट लॉस कर रहा है कितने रेट से, रेट का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू द टाइम, ठीक है। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट यानी ज्यादा रेट से, यानी ज्यादा कम टाइम में ज्यादा हीट लॉस होगा, कम टाइम में ज्यादा हीट लॉस होगा। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ ए बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। अगर टेम्परेचर डिफरेंस अगर ज्यादा हुआ तो ज्यादा स्पीड से हीट का लॉस होगा, और अगर टेम्परेचर डिफरेंस अगर कम हो गया तो थोड़ा कम डिफरेंस से, कम रेट से हीट का लॉस होता रहेगा, ठीक है। इसीलिए तुम लोग देखना, अगर ठंडी के मौसम में हमको ठंडा लगता है, हम ठंडी के मौसम में हमको ज्यादा ठंडा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर है, सपोज पकड़ लो, सपोज 95 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, सपोज 88 डिग्री सेंटीग्रेड सपोज पकड़ लो, और बाहर का टेम्परेचर सपोज पकड़ लो 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठंडी के मौसम की बात करो, सब बाहर का टेम्परेचर, तो टेम्परेचर डिफरेंस देखो कितना, 78 डिग्री का। तो ज्यादा रेट से हमारे बॉडी से हीट का लॉस होता रहेगा, हमको ठंडी लगती रहेगी। समझ में आया? तो न्यूटन भाई साहब वही चीज बोल रहे कि अगर टेम्परेचर डिफरेंस अगर ज्यादा हुआ तो ज्यादा रेट से, यानी कम टाइम में ज्यादा हीट लॉस होगा, ठीक है। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ऑफ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस, यानी अगर टेम्परेचर डिफरेंस अगर ज्यादा हुआ तो ज्यादा रेट से हीट का लॉस होगा, अगर टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा तो कम रेट से हीट का लॉस होता रहेगा, ठीक है। उतार लो एक कॉपी पे। तो अगर इसका मैथमेटिकली अगर हम देखें, मैथमेटिकली डी क्यू बाई डी टी है हमारा रेट ऑफ हीट, डी क्यू बाई डी टी हमारा रेट ऑफ हीट। अभी लॉस बोला है ना, तो इसीलिए सामने हम लगाएंगे माइनस, तो माइनस डी क्यू बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस, यानी टी माइनस टी जीरो, ठीक है। सो माइनस डी क्यू बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस टी माइनस टी जीरो। यही है मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन का ठंडा लॉ, न्यूटन का ठंडा लॉ क्या बोलता है? रेट ऑफ लॉस की वजह से माइनस, तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस अगर ज्यादा हुआ तो ज्यादा रेट से हीट का लॉस होता रहेगा। उतार लो एक कॉपी पे। ठीक है, तो इससे थोड़ा और हम मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे। हम तो जानते हैं माइनस डी क्यू बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी माइनस टी जीरो, ये हम जानते हैं, ठीक है। तो अभी अगर प्रोपोर्शनल्स को अगर हम उठा दे, प्रोपोर्शनल को अगर हम उठा दे तो इंप्लाइज माइनस डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू सम कांस्टेंट के इंटू टी माइनस टी जीरो, वेयर के इज कांस्टेंट। ठीक है, अभी डी क्यू इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस टी जीरो, माइनस को हमने इस तरफ से लेके आगे, तो डी क्यू इज इक्वल टू हम जानते हैं एम एस डी टी बाई डी टी, ये तो हम जानते हैं। फॉर्म स्पेसिफिक हीट लॉस या हीट गेन क्या है? Q इज इक्वल टू एम एस डी टी, ये T हमारा टेम्परेचर है और ये स्मॉल t हमारा टाइम है, एम एस डी टी। ठीक है, Q इज इक्वल टू एम एस डी टी। ओके, तो माइनस के टी माइनस टी जीरो, ये याद रखना, ये कैपिटल टी है, ये स्मॉल टी। कैपिटल टी क्या है? टेम्परेचर, और स्मॉल टी क्या है? हमारा टाइम। तो एम मास ये हमारा कांस्टेंट है,
एस स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस, ये भी कांस्टेंट है, ये दोनों हमारा बाहर चला आएगा, डिफरेंशिएशन के बाहर चला आ गया। तो अल्टीमेटली हो गया हमारा dt बाई dt माइनस के t माइनस t0। ओके, ठीक है, ये दोनों आ गया हमारा dt बाई dt माइनस के इंटू टी माइनस t0। अभी ms को हम इस तरफ को डिवाइड करके लेके जाते हैं, तो डिवाइड अगर हम कर दिए तो dt बाई dt माइनस के बाई ms इंटू टी माइनस t0। ठीक है, ये मैथमेटिकल एनालिसिस चल रहा है, कुछ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का मैथमेटिकल एनालिसिस। उतार लो इतने तक, बाद में और हम करेंगे। ठीक है, इस साइड को हम रब कर देता हूं। अभी देखो, ये के तो हमारा कांस्टेंट है, एम एस ये दोनों भी कांस्टेंट है। इन दोनों को एक और कांस्टेंट का हम नाम दे देते, दोनों को हम नाम दे देते हैं, सपोज इंप्लाइज डी टी बाई डी टी माइनस के डिवाइडेड बाई एम एस को हम नाम दे देते सपोज सी, कैपिटल सी नाम दे देते, कैपिटल सी इंटू टी माइनस t0। कैपिटल सी किसको हमने डिनोट किया, माइनस के बाई एम एस को। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अभी dt डिवाइडेड बाई t माइनस t0 को लेते हैं और c इंटू dt करते हैं। ठीक है, अभी हम दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड। तो इंटीग्रेट dt डिवाइडेड बाई t माइनस t0, c तो कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dt। इसका वैल्यू आ जाएगा log ऑफ t माइनस t0, करके देख सकते हो। इसका वैल्यू आ जाएगा log ऑफ t माइनस t0 इंटू सी इंटू टी प्लस सपोज अल्फा। इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट हम पुट करते हैं अल्फा, इंटीग्रेशन करने के बाद एक कांस्टेंट हम अल्फा पुट करते हैं। ठीक है, अच्छा, इंटीग्रेशन करने के बाद एक log ऑफ t माइनस t0 सी टी प्लस अल्फा होया। अल्फा इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमारा एक्सप्रेशन आया, log ऑफ t माइनस t0, बेस हमारा e रहेगा, इसका बेस हमारा e आएगा, log ऑफ t माइनस t0 टू द बेस e इज इक्वल्स टू सी टी प्लस अल्फा। ठीक है, अगर टाइम काउंटिंग अगर जीरो है, अगर टाइम काउंटिंग हमारा जीरो है तो t0 का वैल्यू भी हो जाएगा जीरो। ठीक है, टाइम काउंटिंग अगर हमारा जीरो है, इफ t इज इक्वल टू जीरो, अगर टाइम काउंटिंग जस्ट टाइम शुरू हुआ है, ठीक है, तो इनिशियल टेम्परेचर t0 इक्वल टू रहेगा हमारा जीरो। ठीक है, तो टाइम के जगह पे जीरो बैठाते हैं, t0 के जगह पे हम जीरो बैठाते हैं। बिठाने के बाद आएगा log ऑफ t, ये तो जीरो हो गया, इज इक्वल टू अल्फा। अभी अल्फा का वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, इसका एक नंबर दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 अल्फा की जगह पे हम बिठाते हैं log ऑफ t। तो log ऑफ ये तो रह गया हमारा t माइनस t0 टू द बेस e इज इक्वल टू सी टी प्लस log ऑफ t टू द बेस e। ये इस साइड पे लेके आ जाते हैं, log ऑफ t माइनस t0 टू द बेस e माइनस log ऑफ t टू द बेस e इज इक्वल टू सी टी। अभी देखो log का प्रॉपर्टी है ना, log m
माइनस लॉग एन टू, इसका फॉर्मूला क्या आ जाता है, लॉग ऑफ m बाई एन। ये तो हम जानते हैं, लॉग का फॉर्मूला ही है। तो यहाँ पे हम लॉग का लॉगरिथम का हम फॉर्मूला बिठाएंगे, यहाँ पे हम लॉगरिथम का फॉर्मूला बिठाएंगे। तो लॉगरिथम का अगर फॉर्मूला बिठाए तो हो जाएगा लॉग ऑफ m t माइनस t0 डिवाइडेड बाई n टू द बेस e इज इक्वल टू ct। तो t माइनस t0 डिवाइडेड बाई t, ये पावर में चला जाएगा, हो जाएगा e टू द पावर ct। ठीक है, तो t इक्वल्स टू t माइनस t0 हो जाएगा t इंटू e टू द पावर ct, और t इक्वल्स टू हो जाएगा t0 प्लस, नहीं ऐसा नहीं करते, ये इस तरफ से लेके आ जाते तो इजी हो जाएगा। t कॉमन ले लेते, 1 माइनस e टू द पावर ct इज इक्वल्स टू t0। ठीक है, ये हमने जस्ट टाइम काउंटिंग शुरू किया। जस्ट अगर t इक्वल्स टू 0 है तो इनिशियल टेम्परेचर T0 का वैल्यू हमारा 0 डिग्री रहेगा। इस इक्वेशन पे हमने बिठाया, बिठाने के बाद अल्फा का वैल्यू हमने निकाल लिया। अल्फा का वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया, पुट करने के बाद लॉग एम माइनस लॉग एन, लॉग का प्रॉपर्टी यूज करके ये हमने निकाल लिया। इसको हमने इस साइड पे लेके आया, ये इस तरफ से लेके गए, तो इस तरफ से लेके आने के बाद t कॉमन चला गया, 1 माइनस e टू द पावर ct T0, तो t इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, उतार लो एक कॉपी। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये चैप्टर हमारा आज ख़त्म हो चुका है। हम कुछ इस चैप्टर का और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। आशा करता हूँ ये चैप्टर जो है तुम लोगों को अच्छा लगा होगा और तुम लोग अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे। यही आशा के साथ आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ। स्टे सेफ, स्टे एट होम। जय हिंद, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।